नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीवी खबर। आज एक ज्वलंत और मार्मिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे चैनल के चीफ एडिटर पंकज सिंह। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस ज्वलंत मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं, ये कहानी आपके दिलों को दहला देगी। कहानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जिससे जुड़ी हुई है वो कहानी अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है। बस उसका अंजाम आना ही बाकी है। ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई से, एक युवक और एक युवती के प्रेम कहानी से, जो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप की सहायता से मिलते हैं और अपने सारे रिश्तों को तार तार करते हुए प्रेम में इतने परवान चढ़ जाते हैं कि उनका प्रेम उनको घर परिवार से दूर ले जाता है और जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक बड़ा कांड, बड़ा कारनामा कर देते हैं, जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप दहल उठेंगे। वहां उस युवती की युवक के द्वारा हत्या कर दी जाती है। बात हत्या तक ही सीमित नहीं है। हत्या के बाद उस युवती के शरीर के लगभग 35 से 36 टुकड़े करके उसे केमिकल और गर्म पानी से धोकर प्लास्टिक की थैलियों में अलग अलग उन टुकड़ों को फ्रीजर में रख दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उस युवक ने इस क्रूरता को अंजाम दिया। क्या वास्तव में वह इंसान है या इंसान के नाम पर साइको है? बहरहाल ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच कर रही है और लगातार दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसी घटनाएं आमतौर पे समाज में, समाज के ऊपर, हमारे आसपास प्रभाव डालती हुई नजर आती हैं। इसका कितना असर पड़ता है लोगों के ऊपर, लोग इससे कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं या नहीं, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे हमारे चीफ एडिटर से। आप इस मुद्दे को किस रूप में लेते हैं पंकज जी? विश्वजीत जी, ये बहुत ही ज्वलंत और मार्मिक मुद्दा है और इसको एक रूप में नहीं हम लेंगे, इसको हम 3 रूप में लेंगे जी। पहला मुद्दा कानूनी है। घटना घट चुकी है, पुलिस जांच कर रही है, अपराधी को सजा दिलाना पुलिस का काम है जी। न्याय दिलाना पुलिस का काम है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है सामाजिक। इस ढंग की घटनाएं हमारे समाज को क्या संदेश दे रही हैं, इसका क्या परिणाम हमारे समाज पर, हमारे आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है, इसको भी देखना और जानना समझना जरूरी है। और तीसरा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक नया लाए हैं लव जिहाद, तो कहीं ना कहीं हमको इसको भी चर्चाएं इस पर भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो हम तीनों रूप में इस पर चर्चा करना चाहेंगे विश्वजीत जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि आपने कानून की भी पढ़ाई की है, तो मैं आपसे कानूनी दांवपेच में ही बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। क्योंकि जो दोषी है, युवक जो दोषी है, वो लगातार एविडेंस को मिटा चुका है और मिटाने की कोशिश भी कर रहा है। देखा जा रहा है कि वो अपने बयानों को लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे पुलिस इसमें साक्ष्य जुटाएगी? देखिए, पुलिस के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि इकबालिया बयान पर अभी पुलिस चल रही है और पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोई कानूनी मतलब नहीं होता है। कोर्ट में बदल सकता है अपराधी, लेकिन इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस जांच करे और कुछ परिस्थिति जन साक्ष्यों को लाए जिससे साबित हो कि नहीं उसका बयान सत्य है। जैसे कि घटना में प्रयुक्त किया गया हथियार जो भी अपराधी ने कहीं ना कहीं फेंका है उसको बरामद करें। बॉडी का जो पार्ट फेंका गया है उसमें से सुनने में आ रहा है कि करीब 13 टुकड़े पुलिस ने बरामद किए गए हैं। खैर ये सब डीएनए जांच का विषय है कि क्या उन्हीं के हैं कि नहीं है, श्रद्धा के हैं या नहीं है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि नहीं ये श्रद्धा के बॉडी के पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इकबालिया बयान को कोर्ट में बदलकर भी न्यायालय में बदल नहीं सकता है। हाँ, अदालत ने वैसे इसको काफी गंभीरता से लेते हुए इस मामले को नार्को टेस्ट कराने के लिए भी मंजूरी दे दिया है। जी जी। नार्को टेस्ट से कितना साक्ष्य खुल के सामने आ सकते हैं? देखिए, नार्को टेस्ट वैसे तो अदालत मतलब बहुत ज्यादा रेयर मामले में ही देती है। ये ऐसा रेयर ही मामला है क्योंकि घटना 6 माह पुरानी है। तो अब यहाँ पुलिस के लिए और न्यायालय के लिए न्याय को स्थापित करने के लिए मंजूरी देना जरूरी था, क्योंकि पुलिस के पास भी संभावनाएं कम है। बहुत से साक्ष्य, चूंकि अभी हड्डियां जो हैं सामान्य तौर पर धीरे धीरे गलती हैं।
अगर हड्डी बरामद हो जाती है, कहीं न कहीं नार्को टेस्ट से अपराधी भी कुछ क्लू देगा पुलिस को कि ये चीज यहाँ मैंने फेंका है। अगर थोड़ा सा भी पुलिस कर लेती है उसको इकट्ठा, तो न्याय तो मिलेगा श्रद्धा को, जहां तक हमको लगता है। बात करें यदि सामाजिक पहलू की, तो लगातार देखा जा रहा है कि आधुनिकता के इस युग में बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटिंग ऐप के सहारे, ऑनलाइन गेमिंग के सहारे, या पूरी तरह से यूं कहा जाए तो इंटरनेट में खो गए हैं। तो डिजिटल इंडिया के दौर में इंटरनेट कितना घातक है, और इस प्रकार के ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसको सरकार मंजूरी दी हुई है, एक प्रकार से सरकार के संरक्षण में ही चल रहा है, क्योंकि अधिकतर एप्लीकेशनों को बंद कर दिया गया था। जी। तो क्या इस प्रकार के एप्लीकेशन प्रभाव डालते हैं कि नहीं लोगों के ऊपर? देखिए विश्वजीत जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है आपने डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग पर। क्योंकि कोरोना काल आया था, स्कूलें बंद हो गई थी, उस दौरान गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, बच्चे मोबाइल यूज करना शुरू कर दिए। स्कूलों ने मोबाइल को प्रतिबंध किया था, वही स्कूल मोबाइल को अलाउ कर दिया। एजुकेशन तक तो ठीक है जी, चलिए ठीक है, एजुकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे गार्जियन को, हमारे अभिभावक को, उनको देखना होगा कि क्या बच्चे वाकई मतलब एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। एजुकेशन के अलावा एकदम यहाँ मतलब ज्यादातर मामले यही हैं कि बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं, अपने आप को एकांकी कर रहे हैं, बंद कमरे में हो जा रहे हैं। समाज में लग रहा है कि नहीं, बच्चा फला तो अच्छा है, अपने घर में रहता है, लेकिन वो दुनिया को घर बैठे देख रहा है और कहीं ना कहीं समय से पहले मैच्योर हो रहा है। इसका परिणाम यही है कि श्रद्धा ने अपने माँ बाप को दरकिनार कर आफ्ताब के साथ जाने का फैसला किया, और उसका परिणाम समाज के सामने है। ये तो एक ऐसा मामला है जो सामने आ गया जी, हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर इस पर मीम बन रहे हैं, चटखारे लेकर लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा। बहुत से ऐसे मामले हैं जहां दब गए हैं लोग, मतलब कि परिवार की बदनामी की वजह से इसको सामने खुलकर कहते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पर। डेटिंग ऐप जो आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे कुछ चाइनीज ऐप को आपने बंद किया है, डेटिंग ऐप पर एकदम गहरी नजर बनाना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के यदि कहा जाए तो बदलते हुए परिवेश में हम आधुनिक हो रहे हैं जरूर, लेकिन उस आधुनिकता को जो है अपने परिवार तक नहीं लाना चाहिए, अपने दैनिक जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए। कुल मिला के यदि कहा जाए तो उसको मनोरंजन की तरह आप उपयोग करिए। यदि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं तो मनोरंजन तक ही सीमित रखिए। गेम खेल रहे हैं तो गेम मोबाइल तक ही सीमित रखिए, उसके अलावा उसको अपने मस्तिष्क में एकदम यही कहना एकदम। क्योंकि यदि देखा जाए तो विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जिस प्रकार का आप वातावरण देखते हैं उसी वातावरण में आप फलीभूत होते हैं और वही चीजें सोचते हैं। यहाँ भी सेम ऐसी ही चीजें हैं। तथ्यों से बात सामने आई है कि जो दोषी है, जो हत्यारा है, वो ऐसे ही थ्रिलर फिल्मों को देखता था, कई प्रकार के क्राइम सीन को, क्राइम एपिसोड को देखता था, और कहीं ना कहीं वहीं से उसको आइडिया भी मिला था साक्ष्य छिपाने का। एकदम साक्ष्य छिपाने का पूरा भी जो भी टेक्निक था वो सब गूगल सर्च है उसका। ये आज के डेट में मतलब कि पुलिस के जांच में भी सामने आया है, उसकी गूगल हिस्ट्री भी बता रही है कि सब कुछ गूगल सर्च है। तो कहीं ना कहीं गूगल का या जो भी मोबाइल ऐप है उनका प्रभाव आज के बच्चों पर हो रहा है। ये तो मतलब एक बहुत ही करुणा वाली कहानी थी। आप देखेंगे अमेरिका में, फॉरेन में बच्चे मतलब कि भयानक नरसंहार करते हैं, गन लेकर 50 लोगों को भून देना है। वो क्या है, मोबाइल गेम देख रहे हैं ना, उसमें कार्टून गोली चलाता है, यहाँ बच्चे मतलब उसको जमीन पर ला रहे हैं। तमाम मतलब स्कूलों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका। ये पश्चिम से होते हुए हमारे महानगरों तक आया है। हमको डर है कि कहीं हम लोग छोटे शहर के हैं, ये महानगरों से कहीं हमारे यहाँ छोटे शहर में अंदर आ चुका है। जड़ें तो देखिए आ चुकी हैं।
जड़ें गहरी हो इसके पहले इसको काट देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना ही होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, सरकार के साथ साथ परिवार के बड़े सदस्यों का, परिवार के मुखिया का भी दायित्व बनता है कि उनका बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो आधुनिकता के दौर में पढ़ाई के अन्यत्र कौन कौन से गतिविधियों में संलिप्त रहता है। यदि वह मोबाइल चलाता है, इंटरनेट यूज करता है, तो कौन सी चीजें वहाँ उपयोग कर रहा है, ये देखना गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है। अच्छा, एक बात और भी सामने निकल के आ रही है, इसे सोशल मीडिया पे लव जिहाद का भी रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग अपने व्यूज को गेन करने के चक्कर में, अपनी राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाने के चक्कर में इसको अलग रंग दे रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इसको लव जिहाद मानना उचित होगा या नहीं? देखिए, लव जिहाद बहुत ही संकुचित भाषा है आज के डेट में, जहां हम मतलब कि इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, और यहाँ इस ढंग की बात को करना, लेकिन राजनीति के चलते इस ढंग के शब्द आ रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन आफ्ताब के साथ पूनावाला लग रहा है। आफ्ताब पूनावाला शायद नाम है उसका, हाँ, क्रिमिनल का। तो कहीं ना कहीं ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। खैर, संप्रदाय से जोड़ना गलत है। किसी भी धर्म का हो, क्रिमिनल है, उसको क्रिमिनल के ढंग से ही ट्रीट किया जाना चाहिए। लव जिहाद देखिए कहने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रभाव है भी। हम इनकार करते हुए भी एकदम से इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां मतलब कि कोई धर्म विशेष इस ढंग के कार्य को हमेशा से आगे बढ़ा रहा है। आप IAS टॉपर टीना डाबी का नाम सुने होंगे जी। कहीं ना कहीं उनके बारे में भी इस समय चर्चा है कि वो भी आज उदाहरण के रूप में आ रहे हैं कि वो भी लव जिहाद का शिकार हो गई। भाई, तो लव जिहाद, वो तो IAS टॉपर हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके ऊपर भी प्रभावी हो गया। तो बहुत विस्तृत इसको मतलब नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन है, थोड़ा बहुत प्रभाव है। कहा जाए तो एक हत्यारा ही होता है, उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है। और इस प्रकार की क्रूरता से जो घटना घटित की गई है, जिस युवती की हत्या की गई है, यह काफी निंदनीय है और उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, ऐसा CV खबर भी चाहती है। इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।